नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओडिशा के मयूरभंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, जन कल्याण और सुशासन को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए लगातार काम कर रही है और ओडिशा भी इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विभिन्न सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने ओडिशा में बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। तो मयूरभंज की इस जनसभा को आगामी विकास योजनाओं और क्षेत्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। साथ ही अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनहित से जुड़ी योजनाओं को तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। बैठक के दौरान सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और पारदर्शिता के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए इसे विकास, विश्वास और जन कल्याण का दौर बताया। उन्होंने कहा कि ये केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों ने इस परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और विकास का फायदा हर वर्ग को मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन और विभिन्न देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन संवादों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति को और सशक्त किया है। गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और अस्थिरता के दौर में भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि तेज आर्थिक विकास और शांति का मार्ग साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों को मजबूत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भी भारत विकास, नवाचार और जन कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष अद्भुत विकास, विश्वास और जन कल्याण का गाथा बताते हैं। ये मात्र आंकड़ों का सवाल नहीं है। भारत की जनता ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 55 वर्ष बेदाग जनसेवा के, राष्ट्र के प्रति समर्पित, पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब सबसे लंबे अरसे के लिए लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा की है। सिर्फ एक मंत्र, राष्ट्र प्रथम, देश के हर नागरिक को बहुमुखी विकास का लाभ मिले। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में कुल 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षा के सफल और निष्पक्ष
संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अधीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 24 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्रों और अन्य संवेदनशील सामग्री की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पेपर रखने के स्थानों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस की निगरानी में सुरक्षित रखा जाएगा। कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिससे परीक्षा गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा सके। सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर भी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराना है। इसमें जयपुर में हमारा 103 अपना स्टेशन है, हमारा एग्ज़ाम सेंटर्स है। उसके ऊपर अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट्स लगा चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, व्यवस्था देखी जा चुकी है। उसके अलावा हमने एक 24 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं, जो 4 या 5 जो अपना एग्ज़ाम सेंटर्स है उसके ऊपर क्लस्टर के रूप में वो निगरानी रखेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स है उसकी मॉनिटरिंग जो है, उसके जो जहाँ रखा गया है उसको हम सीएपीएफ के माध्यम निगरानी में पुलिस की जो टीम है उसकी निगरानी में ही डिस्ट्रीब्यूशंस और उसकी संग्रहण करेंगे। कल 11 बजे 11:30 बजे से हमने बच्चों की एनरोलमेंट के लिए टाइम दिया हुआ है। 2 बजे से 5 बजे तक 5:15 तक एग्ज़ाम चलेगा। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए हमारे 6 ऐसे डिफरेंट सेंटर सिटी कोऑर्डिनेटर्स है, उनके 6 ऐसे जगह पे अलग अलग जगह पे उनके लिए हमने स्पेसिफिक एरिया में डेसिग्नेट किए हुए हैं, उनके लिए भी मदद की हुई। वहीं विजयनगर थाना क्षेत्र में एक अभ्यर्थी की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी ने कथित रूप से आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ भी कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि छात्र किसी प्रकार के मानसिक तनाव, शैक्षणिक दबाव या अन्य व्यक्तिगत कारणों से जूझ तो नहीं रहा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी तथ्यों को एकत्रित करने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने लोगों से अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जाँच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। बता दें कि अभ्यर्थी ने नीट का फॉर्म भरा हुआ था और पुलिस अब हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिनांक 19/6/2026 समय सुबह 8 बजे एक युवक उम्र लगभग 22 वर्ष की सुसाइड की सूचना थाना विजयनगर पर प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची। वहां परिवारजन को सूचना दी गई। शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई गई तथा युवक द्वारा सुसाइड करने से पूर्व एक वीडियो बनाई गई थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इस संबंध में अन्य तथ्यों की भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वह आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों के ऊपर दबाव की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी बीच जिस तरीके से एक के बाद एक छात्रों के ऊपर दबाव की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और उसका ताज़ा उदाहरण है कि एक छात्र ने यहाँ पर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार ने जिस तरह से नीट की परीक्षा में लापरवाही बरती गई उसको देखते हुए छात्रों पर एक अत्यधिक दबाव बना है और उनकी तैयारियों को लेकर दबाव बना है। लेकिन इस बार क्योंकि जो कल परीक्षा होनी है नीट की, उसको लेके राजस्थान से क्योंकि इसके तार जुड़े पाए गए थे, तो राजस्थान में के जयपुर में बड़ी इसकी तैयारियां की गई हैं। 103 केंद्र बनाए गए हैं।
लगभग 37,108 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और ये परीक्षा 2 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। 15 मिनट का इसमें एक्स्ट्रा समय दिया गया है, मतलब 5:15 तक पूरी होगी। इसमें 24 RAS के अधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे। वो कभी जिस सेंटर से उस सेंटर जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा वो गोपनीय रखा गया है। क्योंकि बेसिक चीज ये है कि कोटा के बाद सीकर एक जिला है राजस्थान में, जयपुर के पास ही, वहां पे जो है कोचिंग हब बच्चा चला जा रहा है नीट की परीक्षाओं को लेकर। और चूंकि जैसा हम आपको बता दें कि अपने दर्शकों को, तो पहले जो नीट पेपर लीक हुआ था राजस्थान में, वो उसके तार सीकर से ही जुड़े हुए थे। सीकर के बाद वो पूरे राजस्थान में फैल गया मामला। तो मुझे लगता है कि जो छात्रों पे दबाव, जैसे गाजियाबाद में भी एक छात्रा ने आत्महत्या की थी, उसकी भी जांच चल रही है, लेकिन फौरी तौर पे जो निकल के मामला सामने आया है कि वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, आरती एक लड़की थी, और जो फिजियोथेरेपी की तैयारी कर रही थी, उसने अपने एक वीडियो में भी और एक डायरी में भी इस चीज का जिक्र किया कि उनके ऊपर नीट की परीक्षा को लेकर एक्स्ट्रा दबाव था। तो मुझे लगता है कि इस बार सरकार ने जो तैयारियां की हैं, उससे छात्रों को काफी राहत मिल सकती है। जी साहिल जी। बिल्कुल। और नीरज जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एनटीए की कार्य प्रणाली को लेकर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी दल जो हैं वो लगातार एनटीए की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिया, क्योंकि एक छात्र ऐसा था जो नागपुर का रहने वाला था, लेकिन उसको परीक्षा केंद्र जो दिया गया वो अबू धाबी का दे दिया गया। यानी इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी इस तरीके के एग्जाम में जहां पर पूरे साल भर की मेहनत होती है एक छात्र की, और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद वो इस परीक्षा के लिए तैयार होता है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, आत्मबल कमजोर पड़ता है, और बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। निश्चित रूप से साहिल जी, एनटीए जो परीक्षा कराती है नीट की, मेरे हिसाब से तो लगता है कि सरकार को उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं लोग बड़ी मुश्किल से पैसा लाते हैं इस महंगाई के दौर में, और कैसे तैयारियां करते हैं, बिल्कुल, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाना, फिर जो पहले 2024 में हो जाना, फिर 2026 में हो जाना। तो एनटीए के खिलाफ राष्ट्रद्रोह जैसी कार्रवाई हो। दूसरी बड़ी बात, जो नेता प्रतिपक्ष ने मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस तरह के आपने बताया जो मामला अबू धाबी का आया, वो गंभीर है और उसमें सरकार को देखना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, वो जो कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर पे अपने यहाँ आपने देखा होगा, बड़ा बोर्ड लगा के रखते हैं कि हमारे यहाँ की रैंकिंग, केवल वो अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए कि हमारे छात्र सबसे ज्यादा सिलेक्शन पा रहे हैं, उसको लेकर भी वो लोग भी इस तरह के पेपर लीक मामले में निश्चित रूप से इन्वॉल्व होते, उनके खिलाफ सरकार कहीं भी पूरे देश में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये होना चाहिए, एक बड़ी चीज है, इससे तमाम छात्रों को राहत मिलेगी और एक अच्छी संदेश सरकार देना चाहेगी जो दे सकती है। जी साहिल जी। बिल्कुल। चलिए नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक छात्र की मौत से सनसनी फैल गई है, हालांकि मृत्यु के कारणों की अभी जांच की जा रही है, और खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि इस अभ्यर्थी ने नीट का फॉर्म भी भरा हुआ था, यानी इसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन उससे पहले ही इस छात्र ने आत्महत्या कर ली है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का वो बयान है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और कतर में प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर पर सवाल उठाए। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ईरान समझौते का पूरा विवरण जारी करने में देरी की एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान और कतर में अमेरिका जैसी प्रेस स्वतंत्रता और सार्वजनिक जांच की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अन्य देशों में पारदर्शिता का स्तर अलग हो सकता है। वेंस की टिप्पणी के बाद पाकिस्तान में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांकों में पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही चिंता का विषय रही है, जिसके चलते ये मुद्दा फिर चर्चाओं में आ गया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अमेरिका ईरान समझौते से जुड़ा एक दावा भी विवादों में आ गया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह होने की बात कही थी, लेकिन बाद में समझौते पर डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर किए गए और प्रस्तावित समारोह नहीं हुआ। वेंस ने यह भी बताया कि समझौते के तहत ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को कम करने पर सहमत हुआ है, जबकि इसके बदले उसे आर्थिक राहत प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है।
वहीं भारत चीन सीमा स्थित नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस वर्ष के पहले जत्थे को सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और धार्मिक आस्था का माहौल देखने को मिला। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। लंबे समय बाद यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करेंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। यात्रा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। नाथुला मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये पहला जत्था धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक अनुभव और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं दिल्ली के शादरा रेलवे स्टेशन पर यात्री की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के बाद ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहे 8 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार शादरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इस दौरान एक यात्री की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। जांच के दौरान पता चला कि संदिग्ध ट्रेन के जरिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में शनिवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO राहुल कुमार ने बताया कि सुबह करीब 10:16 पर मोदीनगर फायर स्टेशन को केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को तत्काल घटनास्थल के रवाना कर दिया गया। फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तेजी से आग बुझाने का अभियान शुरू किया और काफी प्रयासों के बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया और इसकी जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय रहते फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल प्रशासन और फायर विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फैक्ट्री परिसर में सुरक्षा मानकों और आग लगने के संभावित कारणों की जाँच की जा रही है। आज दिनांक 20 जून 2026 को सुबह समय लगभग 10:16 फायर स्टेशन मोदीनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी। तुहाई इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित त्रिवेणी SS फाइबर करके केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी हुई है, जिसको देखते हुए तत्काल मुरादनगर सीजन ड्यूटी पर स्थित एक फायर टेंडर, एक मोदीनगर से तथा एक वाटर हाउसर और एक फॉर्म टेंडर घंटाघर कोतवाली से घटनास्थल पर रवाना किए गए। पहली 2 गाड़ी पहुंचने पर पाया गया जो आग ममटी में और छत पे रखे हुए कुछ कबाड़ और जो वेस्ट कूलर रखे थे उसमें लगी हुई थी और नीचे जो है फ्लोर्स पे केमिकल भरा हुआ था, जिसको देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 होज लाइन फैलाते हुए टीम ने आग बुझाना शुरू किया और लगभग 15 मिनट में आग को पूरी तरह से काबू कर लिया। चूंकि नीचे केमिकल था, एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी प्रकार। वहीं भारत ए और श्रीलंका ए की टीमें ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों के बीच 21 जून को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। ये फाइनल सिर्फ ट्रॉफी की जंग नहीं होगा, बल्कि पिछली भिड़ंत से जुड़े विवाद के कारण भी चर्चाओं में है। दरअसल दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा था, जिसमें श्रीलंका ने रोमांचक जीत दर्ज की थी। मैच के बाद भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई थी। इसके बाद ये विवाद सुर्खियों में आ गया। वैभव सूर्यवंशी ने आरोप लगाया कि श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्हें लगातार स्लेज करते रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि एक खिलाड़ी ने उन्हें यह तक कह दिया कि वो IPL खेलने नहीं आया है, घर चले जाओ। हालांकि फाइनल मुकाबले से पहले श्रीलंका ए के कप्तान सहन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम केवल खेल का आनंद ले रही थी और करीबी मुकाबलों में भावनाओं का उभरना सामान्य बात है। अब दोनों टीमों की नज़रें फाइनल मुकाबले पर हैं। भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी खिताबी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।